तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो सॉल्व स्टार टू ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नोवेल के चैप्टर नंबर 339 में आप सभी का स्वागत है। माफ़ी चाहता हूँ लेट होने का, क्योंकि आज भी मौसम इधर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। लेकिन इंतज़ार जाया नहीं जाएगा, क्योंकि आज हम इस एपिसोड में देखने वाले हैं लूफेंग की ब्रेक थ्रू को। मतलब फिर से लूफेंग ब्रेक थ्रू करता है, और साथ में हम ये भी देखने वाले कि क्या होगा अगर लूफेंग ने ब्रेक थ्रू तो कर लिया, लेकिन तब जाके उसका सामना एक हिंगाटी से होगा। तो इस एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लूफिंग वहाँ पर से निकलकर डार्क होली रेलम की तरफ जा रहा होता है। उसको जाने के लिए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशंस की ज़रूरत थी। तो सबसे पहले वो वहीं पे जाता है, वो वाटर ड्रॉपलेट से घिर जाता है। वो सेम टू सेम वही प्रोसेस होता है जैसे कि वो यहाँ से ऑरिजिन कॉन्टिनेंट जाने के लिए करता है, जिसके साथ एक सिंगल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर लूफेंग को पूरी तरह से घेर लेती है और उसको हिनवन स्पेस से बहुत ही स्पीड से ले जाने लगती है। जिसके साथ लूफेंग बाहर की दुनियाओं को देखते हुए कहता है कि मैं हर टाइम इस हिनवन स्पेस को देखता हूँ तो मुझे हमेशा से ये अलग ही नज़र आता है, क्योंकि दूर से हमें उस बहुत बड़े ऑरिजिन वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे अभी लूफेंग रह रहा होता है। इसके साथ बताया जाता है ब्लिंक ऑफ आई से ही या लूफेंग को ऑरिजिन वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा घुमा दिया जाता है। लूफेंग सोचते हुए कहता है कि हम लोग केज वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, हमें इस वर्ल्ड की प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग ऑरिजिन वर्ल्ड में रहते हैं और उस वर्ल्ड में रहते हैं जिसे कि हमने प्रेडेटर्स ने रिफाइन करके रखा हुआ है। अगर हम लोग इस प्रोटेक्शन वर्ल्ड से ज़्यादा देरी तक बाहर रहेंगे तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन स्पेस जो होता है वो बहुत ही बड़ा और बाउंडलेस होता है, जिसमें कि एंडलेस एनर्जी मौजूद है। वो एनर्जी स्टेबल नहीं है बल्कि काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट है। जब समझ लो ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में तो वहाँ की स्पेस काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है, लेकिन यहाँ की ह्यूमन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट है, जो भी किसी भी वाइल्ड और लिविंग बीइंग्स को कम्प्लीटली ख़त्म कर सकती है। सिर्फ यहाँ पर वही बंदे रह सकते हैं जो कि केजुअल्स को ट्रांसेंड कर चुके होंगे, सिर्फ वही सर्वाइव कर सकते हैं इन सारे वॉयलेंट ह्यूमन एनर्जी के बीच में। अभी जिसने लूफेंग ने अभी जितना भी लूफेंग ने वॉयलेंट एनर्जी देखा ना, जितना भी ह्यूमन स्पेस देखा ना, वो पूरे स्पेस का 1/10,000 भी स्पेस नहीं था। मतलब लूफेंग ने अभी कुछ दुनिया देखी ही नहीं है। और ऐसे ही हमें कहानी बताई जाती है, जिसके साथ लूफेंग ट्रैवल करते वक्त अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को यूज़ करके सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है। रास्ते काफ़ी ज़्यादा शानदार होते हैं, वहाँ पे काउंटलेस लेयर्स को, डार्लिंग्स, ब्यूटीफुल सारे तरीके की चीज़ को वो देख पा रहा होता है। वो देखता है कि कैसे यहाँ पर नए टाइप्स ऑफ फोर्सेस जन्म ले रहे हैं। अब लूफेंग के पास आई ऑफ लाइफ डेथ न होती तो लूफेंग यहाँ पे इतने अच्छे से नहीं देख पाता, जिसके साथ वो और भी ऑब्जर्वेशंस करने लगता है। और तभी लूफेंग को वहां पर कुछ दिखता है, एक बीस्ट नहीं, एक मिस्ट वॉर्टेक्स, मतलब सुनामी के समय सो भवंडर आता ना, वैसा ही टाइप का लूफेंग को दिखता है। पता है इसकी साइज कितनी बड़ी होती है? ये अपने ओरिजिन कॉन्टिनेंट के 1/10 हिस्से की जितनी बड़ी होती है। मतलब ये वॉर्टेक्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, ओरिजिन कॉन्टिनेंट का 1/10वां भाग। समझ रहे हो कितना ज़्यादा बड़ा है। इसके साथ लूफेंग उसके सेंटर की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे सेंटर में एक फॉगी हेड इमर्ज होता है, जो कि लूफेंग की तरफ देखना शुरू कर देता है। अब लूफेंग उसको देखकर कहता है कि इसके साइज को देखकर लगता है कि ये जरूर एक हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म होगा। अब देखो हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म की ही बॉडी मैंने बताई थी कि इन सब की बॉडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। एक एग्जाम्पल हमने अभी देख ली कि इसकी साइज ही ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के 1/10 जितनी होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। लूफिंग इसके सामने चींटी तो नहीं, लेकिन कह सकते हो कि हाँ चींटी के समान ही होता है। इसके साथ यहाँ पे चलने लगता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताई जाती है कि जब भी किसी को यहाँ से भेजा जाता है लाइट में कवर करके, तो यार किसी के लिए एक हाइयर लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को देखना उतना भी ज़्यादा रेयर नहीं है। ओकेजनली एक बंदा हाई लेवल बीइंग्स को देख सकता है, लेकिन एक वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म को इनकाउंटर कर पाना ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। लूफेंग की बात करें जिसने कि केजुअल से ट्रांसलेट नहीं किया
है तो ऐसे बंदे सिर्फ उनके साइज को देखकर जज करते हैं, मतलब जितना बड़ा साइज होगा उतनी उसकी हायर पावर लेवल होगी। लेजेंड के मुताबिक यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि कुछ तो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि वो पूरे के पूरे ओरिजिन वर्ल्ड जितने बड़े हो जाते हैं। ओरिजिन कॉन्टिनेंट की बात नहीं हो रही, ओरिजिन वर्ल्ड की बात हो रही है। और ऐसे ह्यूमन लेवल वाले जो बैंक्स होते हैं वो जनरल एंचेस्टर लेवल के होते हैं, जो कि सबसे टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है स्वैलो स्टार के अंदर। इसकी पूरी की पूरी साइज पूरे के पूरे ओरिजिन वर्ल्ड जितनी है, जिसके बारे में तो हम खुद नहीं जानते हैं कि ओरिजिन वर्ल्ड है कितना बड़ा। लेकिन अगर किसी की साइज ओरिजिन कॉन्टिनेंट जितनी हो तो उसे एक वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म कंसीडर किया जाता है। उसी के साथ अगर बात करें तो या अगर उसकी पावर्स, उसकी साइज एक ओरिजिन कॉन्टिनेंट के कुछ हिस्से की जितनी है तो या उसे हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म कहा जाएगा। ऑफ कोर्स ऐसे एस्टिमेट्स कभी से कभी इनएक्यूरेट भी होते हैं, मतलब हमेशा जरूरी थोड़ी ना है कि आपको उतने ही बड़े साइज के बीस्ट मिल सकते हैं। लू फेंग को ही देख लो, लू फेंग अपने बॉडी को ट्रिलियंस क्वाड्रिलियंस जितनी बड़ी कर सकता है, लेकिन लू फेंग हमेशा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के फॉर्म में रहता है, मतलब कुछ मीटर कहाँ और कुछ क्वाड्रिलियन किलोमीटर्स कहाँ। तो ऐसे में तो लू फेंग की पावर्स का कोई साम अंदाजा नहीं न लगा सकता। वैसे भी इंसान बीस्ट के जैसे है, मोस्ट पावरफुल बीइंग्स कभी कभी क्या करते हैं कि वो अपने साइज को छोटा कर देते हैं, जिससे लगता है कि यार ये काफी ज्यादा कमजोर होंगे, तो कमजोर प्रैक्टिस में जाकर उस पर अटैक कर देते हैं, वहीं खुद पे वो शहीद होकर आ जाते हैं। लेकिन लू फेंग जो कि केजुअल से ब्रेक थ्रू नहीं किया, तो वो जनरली उनके साइज से ही उनकी पावर्स को नापने की कोशिश करेगा ना। अगर लू फेंग की भी गलती से किसी वर्ल्ड क्लास से सामना हो गई ना तो टाटा बाय बाय, लू फेंग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। भले ही वो मरेगा नहीं, लेकिन हाँ सोल पॉल्यूशन दे देगा, जिससे कि लू फेंग को बचते बचते ही यार सदियों बीत जाएंगी, जब तक कि वो अपने विल पावर को केजुअल से ट्रांसफर ना कर ले। जिसके साथ लू फेंग आगे बढ़ना शुरू करता है। लू फेंग कहता है कि डार्क होली रियलम फाइनली हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, जिसके साथ लू फेंग फिर से आगे बढ़ना शुरू करता है। फाइनली लू फेंग का ड्रॉपलेट एक डार्क होली रियलम के इंटीरियर में जाकर एंटर करता है और वहाँ की हमें मैजेस्टिक होली माउंटेन को दिखाई जाती है, जो कि डार्क होली रियलम में मौजूद होती है, जो कि काफी ज़्यादा बड़ी होती है और वो एक शैडोई सी लेक होती है। लू फेंग वहाँ पे निकलता है और लैंड के साइड में जाता है। देखो पानी से पानी ट्रैवल करता है और वहीं से पानी से बाहर निकलता है। लू फेंग वहाँ पे आता है और लू फेंग उस पूरे के पूरे इंटायर वर्ल्ड के सप्रेसिव फोर्स को महसूस करता है कि तो यही है डार्क होली रियलम। जिसके साथ बताया जाता है कि यहाँ पे जितने भी सिटीज हैं उसके अंदर एक सर्टेन प्रेशर्स होते हैं। 9 होली रियलम रिवर रियलम्स की देख लो तो वहाँ पर भी प्रेशर्स थी। बात करें डार्क होली रियलम की तो यहाँ पर भी थी, लेकिन लू फेंग की जो लेट स्टेज गॉड एम्पर डाउन लेवल ऑफ लाइफ एंड डेथ थी वो यहाँ पे काफी ज्यादा स्टेबल होती है और इसमें कोई मॉडिफिकेशंस की जरूरत नहीं होती है। अब इसके कहने का मतलब ये है कि आपने शुरुआत में देखा होगा कि जब लू फेंग ओरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़कर यहाँ आया था तो यहाँ पर डीफू को आते ही अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस, अपने डॉ के अंदर यहाँ पे रहने के लिए मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत पड़ी थी, वरना वो वहाँ पर उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती। लेकिन लू फेंग का केस ऐसा होता ही नहीं है, ना ही उसे 9 रिवर होली रियलम में अपने आप को चेंज करने की जरूरत पड़ी थी और ना ही डार्क होली रियलम में आने पे उसे अपने आप को चेंज करने की जरूरत पड़ी थी। वो आराम से यहाँ पर अपने आप को ऐसे ढाल दिया जैसे कि यार वो यहाँ से सदियों से रहता है, उसे कुछ फंटा फर्क नहीं पड़ता। लू फेंग ऐसे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक उसके लू फेंग के बगल में एक प्रैक्टिशनर खड़ा था। वो क्या था, मेरे दोस्त एक फ्लाइंग वेसल्स बहुत ही जल्द यहाँ पे आने वाली है, जो कि हमें डार्क होली रियलम के 5 सिटीज़ में ले जाने वाली है। और साथ में ये भी बताता है कि डार्क होली रियलम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और सोलो एडवेंचर्स काफ़ी ज़्यादा रेयर भी माने जाते हैं। मोस्ट ट्रैवलर्स वो अपने ऑफिशियल फ्लाइंग वेसल्स का यूज़ करते हैं। लगभग वहाँ पे 50 प्रैक्टिशनर गैदर हुए थे। उनकी ऑरा यार काफी ज्यादा यूनिक थी, क्योंकि डार्क होली रियलम में जाने वाले हर एक बंदे काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। उनमें से सबसे वीकेस्ट भी लेट स्टेज एनलाइटमेंट गॉड एम्प्रेस की पावर्स को पोजेस करता है। लू फेंग उसकी बात को सुनकर कहता है कि थैंक यू, जिसके साथ वो आसमान में उड़कर आगे जाने लगता है, वहां से आगे निकल पड़ता है। इसके साथ वहां पे एक फिगर ब्लरी अपीयर होता है, जो कि यार एकदम से जाता है और गायब हो जाता है। मतलब लू फेंग क्या करता है, वहां पर अपने टेलीपोर्टेशन की पावर
को यूज कर देता है, जिसको देखकर वहां पे जो 50 प्रैक्टिशनर्स थे या पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि टेलीपोर्ट कर पाना ये कितना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो सब लोग यार हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा आखिरकार शॉर्ट डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन को वो भी डार्क होली रेलम में कैसे यूज कर पा रहा है। ऐसे चीज तो कोई एक पीक लेवल एग्जिस्टेंस ही कर सकता है, और यहाँ पर कुछ ही ऐसे बंदे जो कि इसको कर सकते हैं, और सारे प्रैक्टिशनर्स सोचने लगते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब देखो मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिशनर्स यहाँ पे जो आए थे उनका फर्स्ट टाइम यहाँ पे आना हुआ था, कई लोग आ चुके थे और वापस जा रहे थे, लेकिन उन सभी को अवेयर था, उन सभी को पता था कि आखिरकार डार्क होली रेलम में ऐसे टेलीपोर्ट कर पाना कितना ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और जो भी ऐसा कर पाता है उसे मोस्ट टेरिफाइंग बीइंग का दर्जा दिया जाता है, जिसके साथ वहाँ पे एक ओल्ड मैन होता है जो कि डाउट होते हुए क्या था कि ब्लैक क्लोथ्स, ब्लैक हेयर, मैंने इंटेलिजेंस से डार्क होली रेलम के 5 सिटीज के प्रैक्टिशनर्स के बारे में पता लगा लिया है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी ऐसे बंदे के बारे में नहीं सुना है कि ऐसा भी कोई बंदा है, जिसके साथ दूसरे प्रैक्टिशनर्स भी कंफ्यूज होते हुए कहते कि हाँ मैंने भी नहीं सुना, ना ही कभी ऐसा सुना कि यार 5 सिटीज में ऐसा पीक फिगर वाला एग्जिस्टेंस मौजूद है जो कि इस बंदे जैसा दिखता है। अब डार्क होली रेलम में सिर्फ 5 ही गैदरिंग प्लेसेस थी प्रैक्टिशनर्स के लिए, तो नेचुरली था कि पीक लेवल बेंग्स इन सारे शहर में अच्छे से जाने माने जाएंगे और उनकी बेसिक्स इंफॉर्मेशंस भी उन सबको पता होंगी ही। लू फेंग का ये पहली दफा था, लेकिन लू फेंग आते समय ही डार्क होली रेलम के सारी डिटेल और ऑब्जर्वेशंस ऑफ सारी डिटेल इंफॉर्मेशंस को ले लिया होता है, वो पैलेस मास्टर युंगयांग और साथ में प्रैक्टिशनर्स टीम ने ऑलरेडी दे दिया होता है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो कैसे ले सकता है, क्योंकि एक इंफॉर्मेशंस को बेचना उसके लिए काफ़ी अलग प्रोसेस होती है जो कि लू फेंग डार्क होली रेलम में आकर कर सकता है, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशंस कोई नहीं बेच सकता है। लेकिन कोई ना लू फेंग ने ले लिया था, जिसके साथ लू फेंग होली माउंटेन के टेलीपोर्टेशंस को छोड़कर आगे बढ़ने लगता है और डायरेक्टली उस जगह पे जाता है जहाँ पे चैनफेंग सिटी के टीम लोकेटेड होते हैं, जो कि चैनफेंग सिटी में जाने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि लू फेंग को वहीं पे जाना था, क्योंकि पैलेस मास्टर युंगयांग और बाकी जो गेस्ट आए हुए थे ना वो सुंदर सी हसीना वो भी चैनफेंग पैलेस मास्टर के पास मतलब चैंगफेंग सिटी में ही रहती थी, इसलिए लू फेंग सबसे पहले वहीं पे जाना चाहता था। लेकिन फिलहाल में लू फेंग जल्दबाजी में नहीं था, क्योंकि वो पहली दफा डार्क होली रेलम में आया था, तो उसकी क्यूरियोसिटी काफी ज्यादा हाई होती है, जिसके साथ लू फेंग एंटिसिपेशन से कहता है कि यहाँ पर लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स की नंबर्स और क्वालिटी डार्क होली रेलम में काफी ज्यादा है कंपेयर किया जाए नॉन रिवर होली रेलम से। यहाँ तक कि लू फेंग को यह भी पता था कि यहाँ पर इस जगह पे ह्यूमन प्रिजनर्स भी कभी कभी अपीयर होते हैं, ह्यूमन प्रिजनर्स जो कि हाई लेवल लाइफ फॉर्म्स होते हैं जिन्हें की सील करके भेजा जाता है। समझ लो कुछ ऐसा होता है कि जितने भी ओवरलॉर्ड्स हैं वो उन सबको पकड़ते हैं, केजुअल के अंदर फेंक देते हैं कि जाओ बच्चे वहां पे तुम हमारे जैसे लोगों का खाना बनो, मतलब उनको तुम ज्ञान दो और उनको ब्रेक थ्रू करके बाहर भेजो। मतलब सच में ओवरलॉर्ड्स काफी ज्यादा क्रूएल होते हैं, क्रूएलिटी का खेल है, वरना मॉन्स्टर्स को कौन सा शौक पड़ा था कि वो इन सबसे फाइट करने जाए, वैसे मॉन्स्टर से तो फाइट तो करेंगे नहीं। जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग उन सबको देखने लगता है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि कुछ जो कि फेंके जाते हैं अंदर केजुअल के, तो उनमें मोस्टली मतलब हर कोई सील किया गया होता है, तो मेजरली वो ह्यूमन पैलेसेस के अंदर रखे जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि वाइल्ड जगह पे भी चले जाते हैं, मतलब जंगल वंगल में गुम हुए रहते हैं। अब उनकी पावर्स कंप्लीटली सप्रेस होती हैं, लेकिन जब भी उनको डिस्कवर किया जाता है कह सकते हो एक कैटास्ट्रॉफ आ जाता है, प्रैक्टिशनर्स खुद को मारने पे लग जाते हैं। मतलब बाहर से बंदों ने फेंका कि जाओ तुम उन साहब प्रैक्टिशनर्स के लिए एक वरदान बन के जाओ, लेकिन यहाँ पे ये साहब प्रैक्टिशनर्स ही आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि किसे नहीं चाहिए, जिसको भी मिल गया यार वो अपनी पावर्स को काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिकली बढ़ा सकता है। इसके साथ ये चल रही होती है। अब लू फेंग ये अच्छे से जानता था कि डार्क होली रेलम में एक पीक लेवल बेंग भी रेयरली अकेले एक्ट किया करता है, क्योंकि यहाँ का खतरा काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। लेकिन लू फेंग की बात करें तो उसके लिए खतरा कुछ भी नहीं होता है। लू फेंग आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि लू फेंग अकेला चल रहा था, जहाँ पे पीक लेवल के लिए भी अकेले जाना खतरा होता है, खतरनाक होता है। लेकिन लू फेंग अभी से ही ऐसी हरकतें कर रहा है, क्या करे प्रोटैगनिस्ट है तो लू फेंग ऐसा करेगा ही नहीं। अब यहाँ पे वो आगे बढ़ने लगता, साथ में अपने बायोनिक ऑफ डिस्ट्रक्शन से सभी को स्कैन कर रहा होता है। अब बताया जाता है कि यार अब देखो यहाँ पे ब्रेक थ्रू वाली बात है। अब बताया जाता है कि जब से लू फेंग ने
100 कैलोमीटर्स हॉट एसेंस को कंज्यूम किया था तो उसकी थॉट प्रोसेसिंग 3000 फोल्ड्स तक इंक्रीज हो गई थी। उसके बाद उसने हाफ एपोज तक अपने आप को कल्टीवेशंस में झोंक दिया था, जिसकी वजह से उस हाफ एपोज में ही थाउजेंड्स ऑफ एपोज की रेगुलर ट्रेनिंग जितनी अपने लू फेंग को बेनिफिट्स हो गई थी। मतलब लू फेंग ने आधे एपोज में ही थाउजेंड्स एपोज ऑफ रेगुलर ट्रेनिंग जितनी अपनी ट्रेनिंग कर दी थी। अगर ऐसी ही बात है तो लू फेंग इतना ज़्यादा अमीर हो चुका कि लू फेंग आराम से 100 कैलोमीटर्स हॉट एसेंस को खरीद कर खा सकता है। उसकी प्राइस ज़्यादा नहीं थी, शायद 2 बिलियन सी थी। लू फेंग तो अभी इतना मार चुका है कि उसके लिए 10-20 बिलियन तो कद्दू जैसा है, वो कभी भी उसको कमा ही लेगा। तो इसलिए कहा जाए तो लू फेंग खरीद सकता है, लेकिन लू फेंग की पावर्स अप हो चुकी है तो वो उतनी ज़्यादा बेनिफिट नहीं करने वाली है। एक ही दवाई को ज़्यादा खाओगे तो तुम्हें खुद ही हार्म कर देगी। इसके साथ बताया जाता है कि इतने लंबे समय तक कल्टीवेशन करने के लिए या लू फेंग ने अपने आप को सेक्युलरिज्म में डाला था, तो उसकी जो डॉ ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन थी वो कुछ हर्डल्स के बाद अपने आप को सेमी ह्यूमन लेवल तक ले गई थी। मतलब लेट स्टेज से डायरेक्टली सेमी ह्यूमन लेवल तक उसको प्रमोट कर दिया था। ये बात हो रही है लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन की। अब दूसरी दाव थी लू फेंग की लाइफ एंड डेथ, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है लू फेंग के लिए भी इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि लेट स्टेज से डायरेक्टली उसे सेमी ह्यूमन लेवल तक ले जाना ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और लू फेंग अभी क्या सकता तो एक बॉटल नेक पे जाके अटक चुका था। लू फेंग अपनी पावर्स को बढ़ा ही नहीं पा रहा था, जिसके साथ लू फेंग अपनी पावर्स को जब नहीं बढ़ाता तो वो फाइनली अपने ध्यान को बाइनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शंस और अनडाइंग ब्लडी सी पे ले जाता है और दूसरे सीक्रेट टेक्निक्स पे लगाता है ताकि उसको भी परफेक्ट किया जा सके। अब लू फेंग भी कह सकता हूँ कि आप बाकी सारे प्रैक्टिशनर्स की तरह एक बॉटल नेक पे जाकर अटक चुका था, जहाँ पे उन सबको कुछ पता ही नहीं चलता कि आखिरकार ब्रेक थ्रू करना कैसे है। तो लू फेंग कहता है कि मैं अभी भी अपने डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ को अपने सेमी ह्यूमन लेवल तक ले जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, और कह सकता हूँ कि मैं एक ब्रेक थ्रू एक बॉटल नेक पे अटक चुका हूँ। और लू फेंग को फाइनली एहसास होता कि आखिरकार क्यों सबको कहा जाता है कि वो आगे चलकर अटक चुका है, लेकिन यहाँ पे वो छोड़ता कि कहता है कोई ना ऐसा चलता, और यहाँ पे और भी बकवास होती है लेकिन उसको स्किप करते हैं, जिसके साथ लू फेंग आगे चलने लगता है। और तभी लू फेंग अपनी बाइनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन से देखता है कि यार कैसे एक ह्यूमन हुंगाटी क्लैन की टीम सामने मौजूद थी। अब लू फेंग की बाइनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और वो काफी दूर तक देख सकता था। अब 9 रिवर होली ग्रेलम में एक ह्यूमन अंगाटी अपने आप को अकेले काम करवाता था। मतलब वो टिपिकली अकेले ही काम किया करता था, ग्रुप में वो सब रहते नहीं थे क्योंकि उनका आपस में झगड़ा हुआ करता था। अगर 3 से 5 बंदों को देख लिया जाए, ह्यूमन अंगाटी को एक साथ देख लिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा रेयर माना जाता है। लेकिन लू फेंग ये देखकर हैरान हो जाता कि इस समय पे डार्क होली ग्रेलम में 1-2 नहीं बल्कि एक यूनिट में लगभग 82 मौजूद थे। लू फेंग ऑब्जर्व करता है और उसे पता चलता है कि उसमें से जो 7 मौजूद थे वो परफेक्शन स्टेज गॉड एम्पायर रेलम में थे। मतलब हर एक जो 20 था वो उस लेवल का था जब लू फेंग ने एक ह्यूमन अंगाटी से फाइट की होती है, और साथ में 75 ऐसे थे जो कि लेट स्टेज गॉड एम्पायर रेलम स्टेज में थे। अगर ऐसे टीम के साथ पैलेस मास्टर वयांग भिड़ा ना तो वो कंप्लीटली एक ही झटके में खत्म हो जाएगा, उसके पास कोई चांस भी नहीं कि वो रेसिस्ट कर पाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि लू फेंग को इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है और लू फेंग आगे बढ़ने लगता है और वो एक ही सिंगल स्ट्राइड में उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। मतलब हम लोग आज देखने वाले हैं कि लू फेंग की पावर्स कितनी ज्यादा बढ़ी है। जब लू फेंग ने एक सिंगल ह्यूमन अंगाटी से फाइट की थी तो लू फेंग को भागने पर की नौबत आ चुकी थी। लू फेंग अपने फुल पावर से भी उसको खरोच तक ही लगा पाया था, लेकिन आज हम लोग देखने वाले कि कुछ ही सालों बाद लू फेंग की पावर्स कितनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जैसे कि हम लू फेंग के टेरिफाइंग कह सकते हो कि उसकी जितनी कल्टीवेशन स्पीड है वो देखने वाले हैं, जिसके साथ जितने भी 82 ह्यूमन अंगाटी थे वो लू फेंग के प्रेजेंस को महसूस कर लेते और कहते कि क्या एक अकेला बंदा, जिसको देखकर वो लोग बिना किसी हेसिटेशन के लू फेंग पे अटैक करने के लिए आ जाते और कहते कि चलो आज इसको मार कर खाते ही हैं। इसके साथ हमें एक चीज बताई जाती है कि डार्क होली ग्रेलम में लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स और प्रैक्टिशनर्स एक दूसरे को काउंटलेस एसेस से मारते आए हैं और उनके अंदर एक इंस्टिंक्चुअल एक चीज बन चुकी है कि हमें जैसे किसी प्रैक्टिशनर्स को देखना उनको मार ही डालना है। बम 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 20 चार्ज करते और अपने काउंटलेस थंडरबोल्ट वर्ड से अपने लू फेंग पे
अटैक करने लगते हैं। लू फेंग पे कह सकते हो कि वर्षा कर देते हैं लाइटनिंग बोल्ट की, लेकिन लू फेंग एकदम से चिल खड़ा होता है कि आलू बिगाड़ लो, मैं आप बिगाड़ सकते हो कुछ तो। इसके साथ वाटर थंडर अपने लू फेंग पे गिरती तो है, लेकिन एक इनविजिबल फोर्स के द्वारा ब्लॉक कर दी जाती। मतलब लू फेंग हाथ तक नहीं उठाता, लू फेंग पे अटैक जो हो रहे थे लू फेंग को छू तक नहीं पा रहे होते हैं, उसका एक बाल तक खरोच नहीं होता, जिसको देखकर हिनवान हिंगाटी अपनी स्पीड के लिए जाने जाते हैं। वो सडनली रश करते हैं, लेकिन उन्हें मोमेंट के बाद ही रियलाइज हो जाता है कि लू फेंग को थंडर हार्म कर ही नहीं रहा है। और इस चीज को देखकर तो बंदो मतलब बीस्ट की भी फट जाती है, जहां पे वो रुकती हैं और बिना किसी हेजिटेशन के भागना शुरू करते, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। लेकिन लू फेंग अपने हाथों को एक्सटेंड करता है, अपने फ्यूरी क्लॉ को निकालते हुए कहता कि जबकि हम लोग मिल चुके हैं तो इतना आसान नहीं कि तुम जा सको। एक ही झटके में वहां पे वॉइड आती है और एक बहुत ही बड़े वास्ट एरिया को स्ट्रेच करके उसको घेर लेती है। पूरा का पूरा इंटायर रीजन ही कट ऑफ हो जाता है और पता चलता है कि लू फेंग ने एक आइसोलेटेड डायमेंशंस को ही क्रिएट कर दिया था। मतलब लू फेंग की पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो एक डायमेंशंस को क्रिएट कर सकता था, अभी क्रिएट भी कर दिया, जिसकी वजह से वो जितने भी बीस्ट थे ना एक अलग ही डायमेंशंस में आकर अटक चुके थे। उनके पास कोई अब मौका भी नहीं था भाग पाने की, जिसके साथ लू फेंग अपने हाथों को विड्रॉ करता है। उसके हाथों में एटीटी हिनवान हिंगाटी बीस्ट कैद हो चुके थे, उनके हाथों में वो एक खिलौने के जैसे थे और वो कंप्लीटली पावरलेस थे, जिसके साथ लू फेंग उनके कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है, उनके बॉडी को वैसे ही छोड़कर अपने पास रख देता है। लू फेंग स्माइल करते हुए कहता कि हमारा मिलना किस्मत का खेल था जो कि तुम मुझसे भिड़ चुके हो। अब यहाँ पे लो लेवल हिनवान टीम लू फेंग के लिए कोई खतरा पोजेस नहीं करती है, हजारों की तादाद में आ जाए लू फेंग का वो घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकती। लू फेंग ने खुद का एस्टिमेशंस लगा दिया था कि यूना सिटी में वो सिर्फ 4 अल्ट्रा लिमिट लेवल बेइंग को ही सप्रेस कर सकता था, लेकिन अब उसकी जबकि पावर्स बढ़ी है तो उसको ये विश्वास हो गया था कि उसकी अकेले की पावर इतनी है कि वो आराम से 10 अल्ट्रा लिमिट लेवल बेंग्स को किडनैप कर मतलब मार सकता है, उनको संभाल सकता है। लेकिन लू फेंग यहाँ पे क्या था कि इतने स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी मेरी पावर्स इनविंसिबल से काफ़ी ज़्यादा दूर है। लू फेंग इससे काफ़ी ज़्यादा अवेयर था, क्योंकि हमें बताया जाता है कि कोई भी बंदा अगर किसी को इनविंसिबल बनना है तो उसे अपने एक रियलम के पीक रियलम से भी ऊपर जाना पड़ता है। जब कोई बंदा एक इनविंसिबल बनता है तो उसका मतलब ये है कि वो आराम से 30 पीक लेवल बेंग्स को मैच कर सकता है, मतलब 30 पीक लेवल अल्ट्रा लिमिट लेवल बेंग्स को मैच कर सकता है। लेकिन ये सबसे बेयर मिनिमम पॉइंट होता है कि आप इतने में बन सकते हो, वरना ऐसे ऐसे इनविंसिबल बेंग मौजूद हैं जो कि सैकड़ों की तादाद में अल्ट्रा लिमिट लेवल बेंग्स को पकड़ कर रख सकते हैं। सच की बात यह है कि अगर किसी बंदे की यार अपनी विल की पावर्स केज वर्ल्ड को भी ट्रांसेंड कर दी होगी तो उसके पास इतनी ज़्यादा पावर्स हो जाएगी कि चाहे सैकड़ों की तादाद में एक साथ उस पर अटैक क्यों न करे, वो अपनी विल की पावर से ही उनको क्रॉस करके मार सकता है। मतलब जमीन आसमान का फर्क हो जाता है बाबा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं सकता। इसके साथ लू फेंग आगे बढ़ता है, उसके सामने एक लेक मौजूद होती है जिससे कि लू फेंग आगे बढ़ने वाला था। अब लू फेंग लेक के पास जाता है और सडनली वहां पे अपने पैर को क्रॉस करता है और अपने कल्टीवेशंस के बॉटल नेक को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। मतलब देख रहे हो अभी वो अपने जाने वाला था घर, मतलब डार्क होली रन, लेकिन यहाँ पे बैठ के कल्टीवेशंस करना शुरू कर देता है। सच में कल्टीवेशंस फोबिया है, अपने फोबिया तो नहीं कर सकते, कल्टीवेशंस लेवल है अपना स्वैलो स्टार का लू फेंग। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अभी तो फाइट नहीं होने वाली है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग हुआ कि लू फेंग का वहाँ पे जाते हैं किसी पावरफुल बंदे से सामना हो जाए तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।